तो अपन लोग ये पढ़ रहे थे कि यदि मान लो कहीं पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, है ना, और वो कैसे जा रही हैं, सीधे जा रही हैं। ठीक, तो ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे है इस तरह से। ठीक है, और ये फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, है ना। तो ये जो फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, इन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर ये फील्ड लाइंस अपना पैटर्न कैसे बदल देती हैं जब हम क्या करते हैं, कोई कंडक्टिंग शेल को, ठीक है, इसके अंदर ऐसे रख देते हैं। तो ठीक, तो ये देखो, ये कंडक्टर में इसके अंदर रखा, तो हमें एक चीज मालूम है कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो रहती हैं, ठीक है, कंडक्टर के अंदर नहीं होती है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहती है, 0 होती है। अपन ने कल ही ड्राइव किया था, है ना। तो ये जो फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, ये अपना पैटर्न किस तरह से बनाती हैं फिर। तो मान लो ये हमारा कंडक्टर है जो रखा हुआ है, ठीक है। तो अब पहले जो फील्ड लाइन सीधे जा रही थी, है ना, तो अब ये फील्ड लाइन देखो ऐसे ना जाके अब क्या करेगी, ये देखो, ये पहले परपेंडिकुलर टू द सरफेस यहाँ एंटर करेगी, ऐसे ऐसे, है ना, क्योंकि कंडक्टर के अंदर तो रहेगी नहीं। तो देखो ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंटर करती है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या होते हैं, ऐसे चार्जेस क्या हो जाते हैं, पोल इसके कंडक्टिंग शेल जो है वो क्या है, कंडक्टर है, तो उसके पास चार्जेस तो हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो इसके नेगेटिव चार्जेस इस तरफ इंड्यूस हो जाते हैं ऐसे आके, है ना, और पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ आके। ठीक, तो होता क्या है कि ये देखो, ये जो फील्ड लाइंस आ रही थी ये नेगेटिव में आके खत्म हो जाती हैं, ठीक है। फिर पॉजिटिव से ऐसे निकलती हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस और ऐसे चली जाती है। ठीक, फिर यही चीज यहाँ होगी, ऐसे आएगी फील्ड लाइन, ऐसे आती है, फिर ऐसे इधर जाती है, फिर यहाँ से निकलती है और फिर ऐसे चली जाती है। ठीक, यहाँ वाली ये सीधे आ रही है, ये नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाएगी, तो ये तो यहीं खत्म हो गई। फिर पॉजिटिव से नई स्टार्ट हुई और ये यहाँ से ऐसे चली गई। ठीक, तो इसका पैटर्न इस तरह से बनता है, ऐसे फिर इधर जाएगी और फिर यहाँ से ये नई स्टार्ट होगी ऐसे और फिर ऐसे चली जाएगी। ठीक, तो ये चीज हमको दिखाई नहीं देती। हमको यही लगेगा कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे जा रही हैं सीधे, बट इसके अंदर इस तरह से ये प्रोसेस होती है। ठीक है, बाहर से हमको यही लगेगा कि जो हमारी फील्ड लाइंस हैं वो सीधे चली गई, ठीक है, बट इसके अंदर जो प्रोसेस होती है वो ये होती है। ठीक, हाँ, दोनों अलग हैं, क्योंकि वहां से जो फील्ड लाइंस आ रही हैं वो तो नेगेटिव पे आके खत्म हो गई, है ना, और यहाँ पॉजिटिव से निकली और इधर इस तरफ ऐसे चली गई। ठीक, तो ये तुमको अरिहंत में भी क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, पैटर्न बनाने के लिए इसका। ठीक, तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने रूल्स भी फॉलो करने हैं, ठीक है। और देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो रहती हैं वो इसके अंदर होती नहीं है, किसके अंदर, कंडक्टिंग शेल के अंदर। तो ये वाला चीज भी उसको फॉलो करना है, ठीक है। वो यहाँ अंदर से नहीं जा सकती, इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर कितनी रहती है, 0। ठीक, दूसरी चीज, ये हमेशा ये हमेशा देखो, ये हमेशा क्या करेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंटर करेगा और परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही एग्जिट करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही आएंगी और जाएंगी भी कैसी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक, और इसको जहां जाना था ये जा भी वहीं रही हैं। देखो सारी चीज फॉलो कर रही हैं, ठीक है। ये सीधे जाना था इनको ऐसे, तो देखो सीधे ही जा रही हैं, बट अपने रूल्स को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। समझ आ गया, ये सबको समझ आ गई। तो ये पैटर्न होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इसके अंदर, है ना। अब अरिहंत में जब क्वेश्चन आएगा तो तुमसे बनना चाहिए ये वाला। चलो, अरे उसी की हैं, है ना, जो आ रही थी वही लाइंस हैं, बट एक्चुअल में ये चीज होती है प्रोसेस में। ठीक, है तो फील्ड लाइंस ही ना। चलो आगे देखो, अब नेक्स्ट। अब अभी अपन ने कल जो डेरिवेशन किया था, ठीक है, कल वाला डेरिवेशन हम लोगों ने काय के लिए किया था, एक कंडक्टिंग शेल के लिए किया था, ठीक है, कंडक्टिंग हॉलो शेल के लिए। ठीक, अच्छा, कंडक्टिंग सॉलिड भी आता तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, तो उसमें भी डेरिवेशन बिल्कुल यही होता। ठीक है, हालांकि आएगा ही नहीं, कंडक्टिंग हॉलो शेल ही रहता है, ठीक है। क्योंकि सॉलिड भी होता तो हम उसमें क्या करते, हम उसमें जो भी चार्जेस देते, ठीक है, कंडक्टिंग शेल रहता है। देखो यहाँ पे मान लो ये कंडक्टिंग शेल है, ठीक है, और ये कंडक्टिंग शेल कैसा है, सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है। हमने क्या किया, इसको चार्ज देना शुरू किया, तो हम जो भी चार्ज इसको देंगे ऐसे भरते जाएंगे मान लो, ठीक है, तो ये सारे चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करने के कारण, रिपल्शन के कारण क्या होगा, ये दूर जाना चाहेंगे,
ठीक है, तो ये सारे चार्जेस क्या करते हैं, जाके सरफेस पे जाके ऐसे शिफ्ट हो जाते हैं। देखो ये सारे चार्जेस जो रहते हैं कहाँ पहुंच जाते हैं, सरफेस पे। ठीक, तो ये आज सरफेस पे ही जाते हैं। तो चाहे कैसा शेल हो, हॉलो हो या सॉलिड हो, ठीक है, दोनों के लिए हमारे डेरिवेशन जो रहेंगे कंडक्टिंग शेल के लिए सेम ही रहेंगे। ठीक, लेकिन अब यदि हमारे पास कंडक्टिंग की जगह नॉन कंडक्टिंग शेल हो एक, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड शेल, ये वाला डेरिवेशन है हमारे इसमें। ठीक है, तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड शेल यदि होगा, अब देखो तुम इसमें जब चार्जेस दोगे, इसमें जब हम क्या करेंगे, चार्जेस देंगे, ठीक है। अब ये वाला शेल जो है ये कैसा है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का है, तो नॉन कंडक्टिंग मतलब इंसुलेटर। ठीक है, तो हम यदि नॉन कंडक्टिंग शेल को चार्ज करेंगे, ठीक है, चार्जेस देंगे, ठीक, तो होगा क्या, क्या ये चार्जेस मूव कर पाएंगे, इनमें आपस में रिपल्शन भले होगा, ठीक है, फोर्स लगाएंगे, लेकिन क्या ये मूव कर पाएंगे। इंसुलेटर जो रहता है, इंसुलेटर में क्या चार्जेस का फ्लो होना अलाउ है, नहीं है ना, तो ये चार्जेस जो है ये मूव नहीं कर सकते। तो हम इसको जहां रख देंगे, है ना, जिस जगह हम रख देंगे चार्ज वो वहीं रखा रहेगा। ठीक है, तो अब हमें एक चीज बताना कि जो हमारा कंडक्टिंग शेल था उसमें जो चार्ज थे वो पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। ठीक है, वो वाले चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। ठीक है, अब सॉलिड शेल में, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड शेल में पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे या पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे, हर जगह है क्योंकि जहां हमने रख दिया। ठीक, तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी का या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, है ना, मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम वाला, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे वो चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना, तो ये क्या रहेगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रहेगा। समझ आया, तो इसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, पूरे वॉल्यूम में होगा। ठीक, ठीक है, जल्दी से यार एक स्क्रीनशॉट तो ले ले यार सूजल, आज तो 77 है, जल्दी, वो फुल वाला। क्या पूछ रहे हैं, हाँ ये नॉन कंडक्टिंग शेल में होगा बस वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जा सकते हैं हम, रख सकते हैं पूर्वी, है ना, इंसुलेटर में जो हमने चार्ज दिया वो हमने एक जगह से रख दिया, वो मूव नहीं करता। ठीक है, इंसुलेटर क्या करता है, चार्जेस को फ्लो नहीं होने देता। ठीक, अब आगे देखो, चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग, intensity of electric field due to non-conducting charged solid sphere, intensity of electric field due to non-conducting charged solid sphere। ठीक, एक और ले लो सुजल, intensity of electric field due to non-conducting charged solid sphere। हाँ ना, तो कंडक्टिंग में चला जाता है, क्यों, क्योंकि कंडक्टिंग शेल कैसा होता है, यदि कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होगा तो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में चार्जेस को फ्लो होना अलाउ है, तो वो रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो सब रिपल्शन के कारण कहाँ पहुंच जाएंगे, सरफेस पे। लेकिन नॉन कंडक्टिंग में, नॉन कंडक्टिंग में ऐसा नहीं होगा, वो मूव ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि, इसलिए पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे। ठीक, चलो लिखो, लेट देयर इज अ नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर, लेट देयर इज अ लेट देयर इज अ नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड solid sphere let there is a non-conducting charged solid sphere
ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ऑफ रेडियस कैपिटल आर। अच्छा, इसके जो ऊपर के दो केसेस रहेंगे वो हम नहीं करवाएंगे, क्योंकि ऊपर के जो दो केसेस हैं बिल्कुल सेम टू सेम वही है जैसे अपन ने उसके किए फॉलो के। ठीक है, ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, ऑन विच कैपिटल क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ठीक है, ओवर इट्स वॉल्यूम ऐसा लिख दें, एट द नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर on which capital Q charge is uniformly distributed over its volume, having volume charge density having volume charge density रो, रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, फिर लिखो वी वांट टू डिटरमाइन, जैसे वहां लिख लिया था पी पॉइंट पे, वी वांट टू डिटरमाइन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ठीक है, अब जो पहला केस है वो बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही रहना है। ठीक है, पहले वाले केस में देखो कहीं कोई फॉर्मूला नहीं लगना है, वो पहले पी पॉइंट कहाँ लोगे, तीन केस इसमें भी करने हैं जैसे वहां किए थे, आउटसाइड द शेल, ऑन द सरफेस ऑफ शेल, और फिर तीसरा आएगा इनसाइड द शेल। ठीक है, तो इसके पहले वाला निकालो, जो हॉलो वाला किया था अपन ने कल, उसमें जो पहला केस था, ठीक है, सेम टू सेम वही पूरा कॉपी पेस्ट कर देना, कोई चेंज नहीं, वही आंसर आएगा। हाँ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो लिखा है वो, है ना, RH ऐसा साइन। तो केस वन बिल्कुल सेम टू सेम वही आना है, केस टू भी बिल्कुल सेम टू सेम वही रहेगा, वही आंसर रहेगा, वही डायग्राम रहेगा, कोई चेंज नहीं। ठीक, समझ आया क्यों ऐसा, क्योंकि चार्ज तो देखो कैपिटल क्यू ही ले रहे हैं अपन, है ना, तो पहले यही कैपिटल क्यू चार्ज जो था, मान लो ये शेल है अपना, यही कैपिटल क्यू चार्ज यहाँ सरफेस पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट था पूरे, है ना, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट था पहले ये। ठीक, अब मान के चलो ऐसा पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, ये पूरे में है, भले पूरे में है। अब हमारा जो गॉसियन सरफेस है या पी पॉइंट जो रहेगा, पी पॉइंट जब आउटसाइड लेंगे तो यहाँ आएगा पी पॉइंट आउटसाइड, ये मान लो पी पॉइंट है। तो जब तुम इसके लिए गॉसियन सरफेस बनाओगे ऐसे, मान लो ये तुम्हारा गॉसियन सरफेस बना, तो अभी भी तुम क्या बोलोगे कि चार्ज कितना है गॉसियन सरफेस के अंदर, टोटल टोटल चार्ज कितना है गॉसियन सरफेस के अंदर, क्यू, पहले भी कितना लिखा था, क्यू। ठीक है, तो सब वही सेम टू सेम रहना, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, बस सरफेस के जगह तुम क्या करना, थोड़ा सा पूरे में बना देना चार्जेस। ठीक, जब सरफेस पे भी लोगे तो क्या आएगा, सरफेस पे, जब सरफेस पे लोगे तो भी वही लिखोगे कि टोटल चार्ज कितना है, क्यू। बस थर्ड वाले केस में डिफरेंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि थर्ड वाले केस में अब अंदर चार्ज है कि नहीं है बताओ। मान लो ये जब अंदर हमने गॉसियन सरफेस बनाया तो अब अंदर चार्ज है, बट उस वाले में नहीं था, इसलिए हम थर्ड वाला करवा दे रहे हैं। ठीक, बाकी के दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है, उसके लिए जगह छोड़ दो। ठीक है, और वो लिख लेना। नहीं, थर्ड वाले में पूरा क्यू चार्ज नहीं रहेगा, वो बताते हैं हम कैसे करना है। ठीक है, ये सब अलग कर दे रहे हैं ना, ये सब उसमें लिखा ही हुआ है, सपोजिशन वगैरह भी। माइक ऑफ कर लो किसी का ऑन है। चलो केस थ्री, केस थ्री, माइक ऑन।
केस 3 में देखो क्या करना है, डायग्राम भी बनाना है, डायग्राम सेम टू है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल उसके जैसा, जैसा कल बनाया था, बस उसमें पूरे थोड़े से वॉल्यूम में दे देना, चार्जेस और बना देना। देखो अब थर्ड वाला क्या है अपना केस, थर्ड केस है एट अ पॉइंट इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, एट अ पॉइंट इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। तो फिर नोट्स ले लेना किसी से, वैशाली, एट अ पॉइंट इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऐसा पॉइंट, एक पॉइंट लेना है जो सॉलिड स्फीयर के अंदर हो। तो देखो पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारा शेल, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको। ये अपना शेल हो गया, ठीक है, इसका रेडियस कितना था, आर, कैपिटल आर। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमें क्या, इसमें जो चार्जेस हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हैं पूरे वॉल्यूम में, ऐसे, है ना, कितना चार्ज है ये टोटल, कैपिटल क्यू चार्ज ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है पूरे वॉल्यूम में। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया, इसमें हमने एक और पी पॉइंट लिया। अब पी पॉइंट लेकिन कहाँ लेना है, इसके अंदर लेना है ना, शेल के अंदर लेना है। तो हमने अपना पी पॉइंट कहाँ लिया, ये है हमारा पी पॉइंट, ये पॉइंट पी है। इस ये सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। इस बार देखो स्मॉल आर क्या कैपिटल आर से छोटा है, तो स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर है। ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे, ठीक है, जिसका रेडियस रहेगा किसके बराबर, स्मॉल आर के बराबर। तभी हमारा गॉसियन सरफेस जो है वो पी पॉइंट के ऊपर से निकलेगा, है ना। तो हमने इसके अंदर क्या बनाया, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम किया। तो गॉसियन सरफेस ये रहा, देखो, ये, ठीक है, ये हो गया गॉसियन सरफेस। अब देखो क्या हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर चार्जेस हैं, तो हमें जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें कौन से चार्ज की जरूरत पड़ती है, बताते हैं अभी, है ना। वो हमें किस चार्ज की जरूरत पड़ती है जब कैलकुलेशन करते हैं, जो हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर होता है, हमें बाहर के चार्जेस से मतलब नहीं है। तो हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, क्यू नहीं है, क्यू तो टोटल चार्ज था पूरे शेल पे। तो हमें केवल कौन सा चार्ज चाहिए है, जो अंदर है, तो उसको अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे अभी। ठीक है, तो पहले लिखो कितना, डायग्राम बना लो, ठीक, फिर आगे लिखना, लेट लेट पी बी अ पॉइंट, पी बी अ पॉइंट inside the solid sphere, let P be a point inside the solid sphere at a distance small r, ठीक है, from center। ठीक, फिर आगे लिखना, we assume a sphere of radius small r, taking O as center, taking O as center inside the solid sphere, inside the solid sphere. This sphere behave as a Gaussian surface. This sphere behave as a Gaussian surface। ठीक है, तो देखो अपन ने वो गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिया। अब क्या लेंगे, ई और डी ए को स्पेसिफाई करेंगे। तो डी ए कहाँ बनाएंगे, जहाँ पॉइंट पी है मान लो, ठीक है,
तो ये जो पॉइंट पी है, यहाँ हमने क्या किया, एक छोटा सा डी ए सपोज करा, ठीक है, ये छोटा सा डी ए, ठीक। अच्छा, ये इसमें भी देखो, इसमें भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो कैसी बनेंगी, जैसे एक पॉइंट चार्ज बनाता है, जैसे कल अपन ने पढ़ा था, किसके जैसा बिहेव करता है ये, पॉइंट चार्ज के जैसा, ठीक। तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और इसका आउटवर्ड नॉर्मल भी उसी के डायरेक्शन में आएगा क्या, तो देखो ये ऐसे, ठीक है, और जो एरिया वेक्टर आएगा वो भी इसी के डायरेक्शन में ही मिलेगा। तो देखो इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल भी ऐसे ही आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, ये डी ए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो थीटा कितना, 0, ठीक है। तो इसके आगे यही लिखना है इसी के बारे में, ई एंड डी ए, ई एंड डी ए डायरेक्टेड अलोंग सेम डायरेक्शन, ई एंड डी ए डायरेक्टेड अलोंग सेम डायरेक्शन, सो थीटा कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। फिर क्या निकालते हैं, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, यहाँ लिख लेना, तुम लोग अब सब जानने लगे ना, टोटल फ्लक्स गिवन बाय गॉसियन ए, टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज गिवन बाय, है ना, टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज गिवन बाय कितना होगा, पाई इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ठीक। जब यहाँ से थोड़ा सा अलग करें, ये सब तो हो गया ना। फिर पाई इक्वल टू ई डॉट डी ए को क्या लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0, ठीक। अब ये हो गया कितना, पाई इक्वल टू ई बाहर निकाल दो और 0 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, डी ए का, डी ए किसका स्मॉल पार्ट है, डी ए किसका स्मॉल पार्ट है, छोटे वाले स्फेयर का या बड़े वाले का, गॉसियन सरफेस का या शेल का, गॉसियन सरफेस का, ठीक है। तो इसका टोटल एरिया कितना आएगा, 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, पाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक। अब क्या हमें निकालना है, अब हमें निकालना है कि हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है ना। तो यहाँ लिख लोगे, चार्ज प्रेजेंट, वही लाइन पूरी, इनसाइड द गॉसियन सरफेस, है ना, चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज गिवन बाय, या ठीक है ऐसे ही लिख रहे हैं, तो चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज गिवन बाय, इसको क्या सपोज कर लें, कुछ भी क्यू एन मान लेते हैं, ठीक है, क्यू एन, क्यू एन की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो इसका फॉर्मूला लिख लो, क्यू एन की वैल्यू आएगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस। देखो तुम वो वाला बताओ, देखो जब अपन ने वो निकाला था, कौन सा, लेमडा, पहला वाला अपन ने डेरिवेशन किया था, उसमें अपन ने निकाला था चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, कितना आया था, क्यू एन की वैल्यू कितनी आई थी, लेमडा इंटू एल, है ना। फिर अपन ने दूसरा किया शीट वाला, उसमें क्यू एन की वैल्यू कितनी आई थी, उसमें आई थी कितनी, सिग्मा इंटू ए, है ना। तो अब सिमिलरली ऐसे इसमें कितनी आ जाएगी, इसमें कितनी आएगी, तो रो इंटू वी, रो इंटू वी। तो देखो क्या वही फॉर्मूला लिखा है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस, है ना। अच्छा, ये जो एल है ये लेंथ किसकी थी, गॉसियन सरफेस की, ये एरिया किसका था, गॉसियन सरफेस का, ठीक है। तो ये वॉल्यूम भी किसका होगा, गॉसियन सरफेस का, समझ गए, बस वैल्यू रिप्लेस कर दो। अरे क्या नहीं समझ आया,
जैसे वो फॉर्मूले बने थे एल सिग्मा इंटू ए लेमडा इंटू एल, वैसे ये क्या बनेगा रो इंटू वी। रो क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वी क्या है वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस, है ना। बस वैल्यू रिप्लेस करो तो इसकी कितना आएगा, तो ये यू एन इक्वल टू, तो देखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या कैसे डिनोट करना है रो से, और वॉल्यूम कितना है गॉसियन सरफेस का, तो गॉसियन सरफेस का रेडियस है स्मॉल आर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल आर लेकिन ना। ये आगे क्यू एन की वैल्यू, अब लास्ट में क्या रिप्लेस कर दो, वैल्यूज रिप्लेस कर दो गॉस लॉ अप्लाई करके, आंसर निकाल दो। अभी देखो इसमें से एक अच्छा कंक्लूजन मिलने वाला है, करो रिप्लेस वैल्यू। लास्ट में क्या आएगा, अप्लाई गॉस लॉ, कितना पाई इक्वल टू क्या होता है क्यू एन बाय एप्सिलॉन नॉट, पाई कितना निकाला था ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना निकाला है रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब डिवाइड बाय क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसको सॉल्व कर दो तो देखो क्या ई आ जाएगा अपना, ई की वैल्यू आ जाएगी, देखो ये आर बार कैंसिल होंगे स्क्वायर से स्क्वायर, तो एक आर ही बचेगा यहाँ पे, है ना। 4 पाई भी हो जाएगा, तो ई की वैल्यू देखो तुम्हारी आ रही है आर इंटू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, चेक करो। ठीक है यही आ रहा है आर इंटू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब तुम ध्यान से देखो, ये जो हमारा आंसर आया, ठीक है, ये आंसर हमारा किस जगह के लिए आया, क्या इनसाइड द सॉलिड शेल या इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड शेल, इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड शेल, ठीक है। अच्छा क्या बाहर वाले जो आंसर हैं आउटसाइड द शेल या ऑन द सरफेस ऑफ शेल, वो सेम टू सेम हॉलो के जैसे, सेम टू सेम हॉलो के जैसे, ठीक है। अब देखो ये हम अलग कर रहा है ऊपर, है ना, डायग्राम वायग्राम बन गया ना सबका। देखो पहला जो हमारा आंसर आया पहला वाला जो हमारा आंसर आया था वो आया था देखो आउटसाइड वाला, तो ई आउटसाइड लिख रहा है पहले, ठीक है। तो ई आउटसाइड आया है या आएगा तुम लोग जब लिखोगे, ठीक है, ये यहां तक आना है अरे ना। देखो जब अपन लोग क्या करेंगे ई आउटसाइड लिखेंगे तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर का स्क्वायर, यही आया था कल, है ना। ठीक है ऑन द सरफेस वाला कितना आया था, ऑन द सरफेस, तो सरफेस वाला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर। तो इन देखो इस नॉन कंडक्टिंग में भी यही आने वाले हैं, हमने यही बताया तुमको, है ना। लेकिन इनसाइड वाला जो है, इनसाइड वाला कल 0 आया था, इनसाइड वाला आज कितना आ रहा है आर इंटू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब ऊपर के दो फॉर्मूले चेक करो, जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, वो स्मॉल आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मतलब ये है कि शेल के बाहर, शेल के बाहर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आर कौन सा डिस्टेंस है, आर है सेंटर से लेके पी तक का डिस्टेंस, आर क्या है सेंटर से लेके पी तक का डिस्टेंस जहां हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, है ना। तो देखो आउटसाइड द शेल तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस भी देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर, इनसाइड द शेल देखो ध्यान से, इनसाइड द शेल क्या ये आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रही है, हाँ।
इसका मतलब क्या है कि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड शेल में, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड शेल में क्या होता है, देखो ये हमारा मान लो शेल है, वही नॉन कंडक्टिंग सॉलिड शेल, ठीक है, ये है सेंटर, ठीक। तो सेंटर से हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है या कम हो रही है, देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है या कम हो रही है, बढ़ रही है। और बढ़ते बढ़ते क्या सरफेस पे जाके मैक्सिमम हो जाएगी, देखो सरफेस पे जाके मैक्सिमम हो गई। क्यों मैक्सिमम हो गई सरफेस पे, क्योंकि सरफेस के बाहर तो आउटसाइड आ गए अपन, और आउटसाइड द शेल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब क्या, इसके बाद जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो अब कम होने लगेगी, अब ये कम होती जा रही है, समझ आया। तो सेंटर से लेके सरफेस तक ये कैसी रहती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और फिर आउटसाइड द शेल ये कैसी रहती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आउटसाइड द शेल ये कैसी रहती है, ये इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और यहाँ पे कैसा रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ई। समझ आया। और जो अपन ने कल केस पढ़ा था उसमें क्या था, उसमें इनसाइड द शेल 0 होता था, इसमें देखो ई कैसा होता है, बढ़ता है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे, ठीक। समझ आ गया ये वाला पॉइंट सबको। तो लास्ट में लिख लो, वहां पे लिखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, जल्दी लास्ट 1 मिनट आने वाला है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट intensity of electric field at any point inside the non conducting, चलो रिजॉइन कर लो फिर लिखवा देते हैं।